के बाद है हमारा मॉनेटरी मेजर। तो मॉनेटरी मेजर कौन से होते हैं, यानी मौद्रिक उपाय इन्हें हिंदी में बोलते हैं, मौद्रिक उपाय या नीति। अब ये मौद्रिक उपाय जैसे कि बताया था ऊपर कि आरबीआई जो लागू करता है या इम्प्लीमेंट करता है उसे बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव होते हैं उन्हें हिंदी में बोलते हैं हम मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव को बोलते हैं हिंदी में गुणात्मक। ठीक, अब ये जो क्वांटिटेटिव होते हैं मात्रात्मक, उसके हैं रेपो रेट, लिखते जाओ आप, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बैंक रेट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसे बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्वालिटेटिव में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग, और मोरल सुएजन, और डायरेक्ट एक्शन। अब देखो पहले समझते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मेजर वो होते हैं जो इकोनॉमिक, जो पूरी इकोनॉमी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं, जबकि क्वालिटेटिव कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लगे हुए हो, अगर गवर्नमेंट या आरबीआई चाहता है कि उसे स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक सेक्टर है या स्पेसिफिक एक्टिविटी है केवल उसी पर क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है तो वो क्वालिटेटिव मेजर को यूज़ करेगा। अगर आरबीआई चाहता है कि पूरी अर्थव्यवस्था या पूरे सोसाइटी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तब वो क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज़ करेगा। यानी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये बनती है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स जो होते हैं वो कंप्लीट इकोनॉमी या कंप्लीट सेक्टर्स, हर मतलब प्रत्येक सेक्टर्स के लिए होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए लिए जाते हैं। बेसिकली आप समझते हैं हम यहाँ पर ये बैंक रेट वगैरह ये सब क्या होता है। तो पहले देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, बैंक रेट। हिंदी में क्या बोलेंगे बैंक रेट को, बैंक दर, बैंक दर। तो ये बैंक दर क्या होती है, देखो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब ये कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, ये सब सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो जिस रेट पर देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अभी ये कौन सा लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी बैंक रेट की, हिंदी में लिखते हैं पहले, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक, इंग्लिश में बैंक रेट इज दैट रेट एट विच RBI gives long term loan to कमर्शियल बैंक्स। यहाँ कमर्शियल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कम बैंक। ठीक, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर सिचुएशन होगी एक्सेस डिमांड, यानी इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस डिमांड है, तो बैंक रेट को आरबीआई बढ़ाएगा या घटाएगा।
अगर एक्सेस डिमांड है यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, यानी इकोनॉमी में मनी फ्लो क्या है, मनी फ्लो ज़्यादा है, यानी लोगों के पास मतलब मनी फ्लो हाई है और अर्थव्यवस्था में मनी भी हाई है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को घटाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या है, मनी फ्लो ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, लोगों का पैसा ज़्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ाएगा, बैंक रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ताकि जो आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल्स बैंक्स को, वो महंगा हो जाए, बैंक रेट बढ़ा देगा तो आगे कमर्शियल बैंक्स जब ये लोन पब्लिक को देंगे तो वो भी महंगा देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से मनी फ्लो क्या होगा इकोनॉमी में, बैंक रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो, पहले तो ऐसे देखते हैं, अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट की डिमांड होगी, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, वो भी कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होते होते एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो ये अंत में पहुँच जाएगी इसके बराबर, और इस तरीके से हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके विपरीत अगर सिचुएशन है उल्टी, इकोनॉमी में है डेफिशिएंट डिमांड, तो क्या किया जाए, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी लोगों का पैसा कम है, मनी क्या है, लो है, मनी फ्लो भी कम है, तो क्या किया जाए, तो बैंक रेट को आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को आरबीआई कम कर देगा। जब बैंक रेट को आरबीआई कम कर देगा तो आरबीआई जो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, वो बढ़ जाएगा, मतलब वो सस्ता हो जाएगा, और कमर्शियल बैंक्स जो लोन देंगे पब्लिक को, वो भी क्या करेंगे, अपना रेट क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ बात आती है, जब ये बैंक रेट घटा दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो मनी फ्लो है वो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट फ्लो है, क्रेडिट फ्लो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, और क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा क्योंकि भाई बैंक रेट सस्ता हो गया ना, यानी जो ब्याज है वो सस्ता हो गया, कम हो गया लोन का, तो मनी फ्लो भी बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जो कि पहले क्या थी, जो कि पहले एग्रीगेट डिमांड कम थी एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये किसी तरह बढ़ के इसके बराबर हो जाएगी, यानी हम डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आता है बैंक रेट के बाद रेपो रेट दूसरे नंबर पर, इसके बाद है हमारा रेपो रेट। अब देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट भी वही रेट है जिस पे आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, किसको लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन कौन सा लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक। ये अप टू 14 डेज 14 दिन तक का होता है, खैर आपको ये समझना है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक। अब सवाल ये है, अब इसकी डेफिनेशन देख लो पहले, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट इज दैट रेट एट विच RBI gives short term loan to commercial banks, यानी रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकाल ऋण देते हैं, ठीक। अब सवाल यह है कि एक्सेस डिमांड में आरबीआई क्या करेगा, अगर एक्सेस डिमांड है यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है,
तो आरबीआई रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा? आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? ताकि देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो यानी अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो क्या है, खूब ज़्यादा हो रहा है, हाई है। तो आरबीआई का टारगेट रहेगा कि किसी तरह मनी फ्लो को कम किया जाए, एग्रीगेट डिमांड को भी कम किया जाए। अब एग्रीगेट डिमांड और मनी फ्लो को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा देंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, क्रेडिट फ्लो क्या होगा, कम होगा। क्रेडिट फ्लो क्या होगा, कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो भी क्या होगा, कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जो कि पहले एग्रीगेट डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, और ये हो जाएगी बराबर। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा? अगर डेफिशिएंट डिमांड है यानी मांग कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा? मांग अगर कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो सरकार आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को, देखो मांग कम है यानी लोगों पैसा कम है, मनी लो है इकोनॉमी में, तो रेपो रेट को आरबीआई क्या करेगा, कम करेगा, ब्याज घटा देगा, मतलब रेपो रेट को, रेपो रेट दर को घटा देगा, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उधार ज़्यादा लिया जाएगा। क्यों ज़्यादा लिया जाएगा? क्योंकि जब आरबीआई जो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, वो लो कर रहा है अपना रेट वो लो कर रहा है, तो जब कमर्शियल बैंक्स आगे लोन देंगे पब्लिक को, तो वो भी तो अपना रेट क्या करेंगे, अपना रेट लो करेंगे ना। ठीक, चलो अब देखो, रेपो रेट कम होने से अर्थव्यवस्था में क्या होगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और मनी फ्लो भी बढ़ेगा। मनी फ्लो बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम है एग्रीगेट डिमांड कम है, ये सिचुएशन हम ठीक कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को हम हल कर पाएंगे इसके थ्रू। अगला सवाल कि ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, तो देखो ये कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, हिंदी में से बोल देंगे विपरीत रेपो दर। ठीक है, विपरीत लिखना चाहो तो लिख लो, रेपो दर। अब देखो विपरीत रेपो दर क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले, आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले, तो वो जो लोन जिस दर पे लेता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट at which RBI takes loan from commercial banks। ठीक, यानी रिवर्स हिंदी में ऐसे लिख देते हैं या फिर विपरीत लिख देंगे, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से ऋण लेते हैं। मतलब ऋण लेने का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा है ना, वो आरबीआई के पास वो रखवा सकते हैं कमर्शियल बैंक्स लोन के रूप में। रिवर्स रेपो रेट वह दर है, अमूमन ये रेपो रेट से कम होती है 0.50। ठीक है, उसके बाद इसमें जनरली डिफरेंस रहता था 0.25 का, यानी 25% बेसिस पॉइंट का, तो 0.25 का डिफरेंस होता था। अब कोई ऐसा रूल नहीं है, तो हाल ही मतलब इस वक्त जो है ना, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है और रेपो रेट 4% है। अभी आप ये समझो कि रिवर्स रेपो रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो आरबीआई क्या करेगा,
अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि मनी फ्लो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है, लोगों का पैसा ज़्यादा है, लोगों के पैसा मनी इकोनॉमी में मनी ज़्यादा है, तो अब मनी को कम करना है आरबीआई को। तो रिवर्स रेपो को क्या करेगा, रिवर्स रेपो को आरबीआई क्या करेगा, बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा है वो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को ना देके वो किसके वो देंगे, आरबीआई के पास रखवा देंगे, क्योंकि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। यानी कमर्शियल बैंक्स को फ़ायदा है आरबीआई को लोन देने में, यानी कमर्शियल के पास अब लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लो, वो आगे पब्लिक को लोन नहीं दे पाएंगे, लोन वो पब्लिक को नहीं दे पाएंगे, जिससे इकोनॉमी में और ज़्यादा मनी फ्लो नहीं होगा और ये एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अब इसको समझते हैं। देखो इधर, अब जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा आरबीआई तो उससे होगा क्या, अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की जो फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जो मनी फ्लो है वो भी क्या होगा, कम होगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, और ये एग्रीगेट डिमांड कम होते होते एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, जो कि फ़िलहाल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन में यानी डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड में देखो, डेफिशिएंट डिमांड में सरकार क्या करेगी, रिवर्स रेपो को घटा देगी, जो कि अभी सरकार ने किया भी है कोरोना के टाइम पे। अभी हमारा ये रिवर्स रेपो 3.75 था और अब जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी वो आया था तो उसमें सरकार ने रिवर्स रेपो को घटा दिया, यानी अब कमर्शियल बैंक्स जो है वो फ़ायदे में नहीं रहेंगे आरबीआई के पास अपना पैसा रखवाने में लोन के रूप में, उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, तो वो अपना पैसा कहाँ देंगे, वो पैसा अपना देंगे पब्लिक को लोन के रूप में, लोन के रूप में देंगे, यहाँ नहीं देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सस्ता है, यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो रेट है। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये रेपो रेट को घटाने की वजह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा क्रेडिट फ्लो, और मनी फ्लो भी बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये एग्रीगेट डिमांड के एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इस वक्त हमारा एग्रीगेट सप्लाई से क्या है, कम है। ठीक है, इसके बाद हमारा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये हिंदी में इसका मतलब है वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये जो वैधानिक तरलता अनुपात है ये क्या होता है, ये वह मिनिमम अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विडिटी फॉर्म में रखनी पड़ती है, यानी इट इज़ दैट मिनिमम अमाउंट which every commercial bank has to keep with it in liquid form, यानी यह वह न्यूनतम राशि है जो हर वाणिज्य बैंक को अपने पास तरल रूप में रखनी पड़ती है। अब ये तरल रूप क्या होता है, तरल रूप का मतलब होता है कैश, मतलब जो भी जल्दी कैश में ट्रांसफ़र हो सके, या गोल्ड या गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज़, है ना, सिक्योरिटीज़ यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ हिंदी में बोलते हैं इसे। यानी ऐसा जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। आप गोल्ड को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यानी हर बैंक को अपने पास ही रखना होता है। इसका देखो लॉजिक ये है कि अगर बैंक डूबे तो भाई उसके पास कुछ तो होना चाहिए, कि ये तो नहीं कि सब कुछ उन्होंने लोन पे उठा दिया। अगर हर बैंक ने सब कुछ लोन पे उठा दिया, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो लोग आ गए कुछ पैसा मांगने, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी के 20 लाख है, कुछ तो बैंक दे सके। यानी सरकार मतलब आरबीआई के रूल हैं कि हर बैंक को अपने पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है। उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। अब सवाल ये है, मान लो हर बैंक को अपने पास 10% रखना होता है या 20% रखना होता है या 30%, कुछ भी हो सकता है एसएलआर, ठीक है। अब सवाल यह है कि एक्सेस डिमांड में सरकार या आरबीआई एक्सेस डिमांड में एसएलआर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो एक्सेस डिमांड में एसएलआर को देखो, एक्सेस डिमांड क्या होती है, एडी ज़्यादा है एएस से, यानी अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो भी ज़्यादा है, मनी भी ज़्यादा है, लोगों का पैसा भी ज़्यादा है। तो सरकार चाहेगी कि बैंकों के पास एसएलआर को बढ़ाया जाए। एसएलआर को बढ़ाने का मतलब है अब बैंकों के पास जो लोन की कैपेसिटी है, लोन देने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि आप अपने पास ज़्यादा पैसे रखो, अपने पास ज़्यादा पैसे रखो। अब जब अपने पास ज़्यादा पैसे रखने हैं तो लोन पे तो कम दिए जाएंगे ना, तो लोन की कैपेसिटी बैंकों की क्या होगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में क्या होगा, क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में गिरेगा, जिसकी वजह से मनी फ्लो इकोनॉमी में क्या होगा, गिरेगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्या होगी, गिरेगी, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, जो कि पहले ज़्यादा था एक्सेस डिमांड की वजह से, इसकी वजह से, ठीक। तो ये गिरने के बाद यहाँ इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब मान लो डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा, उसका उल्टा। डेफिशिएंट डिमांड है, मंदी आ गई है, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई से मनी फ्लो कम है, तो क्या किया जाए, एसएलआर को कम कर दिया जाए। यानी अब आरबीआई के कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा है लोन देने के लिए, यानी उनकी लोन की कैपेसिटी क्या होगी, उनकी लोन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब उनकी लोन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा लोन देंगे, तो अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट फ्लो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और ये बढ़ते बढ़ते एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जो कि पहले कम थी एग्रीगेट सप्लाई से, ये बढ़ के उसके बराबर हो जाएगी। अब आगे कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, सीआरआर, अब ये क्या होता है, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये होता है नकद आरक्षित अनुपात। अब ये नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है, ये वे मिनिमम अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना होता है। यानी इट इज़ दैट मिनिमम अमाउंट विच एवरी कमर्शियल बैंक has to keep with आरबीआई। यानी यह वह न्यूनतम राशि है जो हर वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास रखवानी होती है, ठीक है। यानी ये एक ऐसा अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट, जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना होता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि मान लो अगर कोई बैंक डूबता है तो कम से कम उसका कुछ पैसा आरबीआई के पास तो होना चाहिए, एक तरह से सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ताकि वो डिपॉजिटर्स का पैसा कुछ तो लौटा सके,
जो डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा जमा कर रखा है उसके कुछ तो मतलब आरबीआई के पास उसके पास कुछ होना चाहिए ना, तो ये वही अमाउंट है। अब सवाल ये है कि एक्सेस डिमांड में क्या होगा। अब हमने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है तो अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं एक्सेस डिमांड में जो सीआरआर है उसे क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने का मतलब है फिर से वही कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को अगर सीआरआर बढ़ा देते हैं, मान लो इसे 10% से 20% कर देते हैं, यानी अब हर बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखवाना है, मोर पैसा रखवाना है, तो अब कमर्शियल बैंक्स के पास लोन के लिए जो पैसा है वो कम बचेगा, यानी हर बैंक की लोन की कैपेसिटी क्या है, गिर जाएगी। लोन की कैपेसिटी गिर जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में जो मनी फ्लो है वो कम होगा। मनी फ्लो कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जो कि पहले एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, ये इससे ज़्यादा थी, ये बराबर हो जाएगी। सवाल दूसरा, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, तो जवाब वही है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि एडी कम है और एएस ज़्यादा है। अब इस सिचुएशन में ये होगा कि जो हमारा सीआरआर है, आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा। वो कहेगा कि भाई मेरे पास पैसा कम रखो, अपने पास ज़्यादा रखो। अपने पास ज़्यादा रखो का मतलब है बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, तो बैंक की जो लोन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब लोन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट फ्लो क्या होगा, इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। जब क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा तो मनी फ्लो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मनी फ्लो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, जो कि पहले क्या था, एग्रीगेट डिमांड कम था एग्रीगेट सप्लाई से। क्लियर। आगे अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन 6 पॉइंट, OMO। ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन लिख लो, यानी खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये क्या होता है, खुले बाजार की क्रियाएं का मतलब होता है इसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में खरीदता बेचता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट। ठीक, हिंदी में इससे अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, या ये वह प्रक्रिया है, ऐसा क्लियर लिख दो, यह वह प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय बैंक ऐसे कर दो, केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचता है। ठीक है जी, क्लियर। अब आगे देखो, एक्सेस डिमांड में क्या करेगा आरबीआई। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, यानी अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो भी ज़्यादा है, मनी भी ज़्यादा है ना। तो आरबीआई क्या करेगा, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। क्यों, जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा तो जो लोगों के पास पैसा है, जो लोगों के पास मनी है, वो क्या होगा, मनी विद पब्लिक। जो पैसा है लोगों के पास वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा।
क्योंकि लोग बाग क्या करेंगे, बाय इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे ना। तो अर्थव्यवस्था में जो मनी फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा। अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी, और जब ये कम होगी तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बराबर हो जाएगी, जो कि पहले क्या थी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड है यानी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आरबीआई बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। क्यों, जब ये बाय करेगा तो लोगों से खरीदेगा, तो लोगों के पास क्या होगा, ये जो लोग हैं इनके पास पैसा जाएगा, मनी जाएगा ना। जब आरबीआई इनसे खरीदेगा तो मनी फ्लो इनके पास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई जाके खरीदेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा। मनी फ्लो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जो कि पहले कम थी, डेफिशिएंट डिमांड थी ना। तो ये एक तरह से हम डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हमने यहाँ पर देखे थे अभी, जो हमारी मॉनेटरी मेजर्स थे ना आरबीआई के। तो मॉनेटरी मेजर्स में हमने देखे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसमें हमने पढ़ा रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। अब हमारे रह गए हैं क्वालिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है,